हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ इसमें आदिकालीन लौकिक पद्य एवं गद्य साहित्य का ये प्रश्नोत्तरी का सेकंड पार्ट है। 30 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो पर कर चुके थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस चैनल पर मैं आपको हिंदी प्रवक्ता की तैयारी करवा रही हूँ। तो आदिकालीन लौकिक पद्य एवं गद्य साहित्य हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ पर कवर कर रहे हैं। जिन साथियों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो वह उसे भी जाकर देख लें और 30 क्वेश्चन वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो पर देखेंगे, साथ साथ आप नोट डाउन करते चलेंगे तो यह टॉपिक आपका प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यापति की कौन सी रचना नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है? दान वाक्यावली। कौन सी रचना नरसिंह देव की पत्नी धीरमती को समर्पित है? दान वाक्यावली। यहाँ पर आप ये भी ध्यान देंगे कि विद्यापति की कौन सी रचना किस भाषा में है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि दान वाक्यावली की भाषा क्या है, तो संस्कृत है। ठीक है, और आगे जो इसमें इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे वो भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हैं। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उसे मैं नोट डाउन करती हुई चलती हूँ। तो आप भी इसी प्रकार से अपनी नोटबुक में से नोट डाउन करेंगे। देखिए, शिव सर्वस्व सार तथा गंगा वाक्यावली जो है वो शिव सिंह की पत्नी विश्वास देवी को समर्पित है। ठीक है, शिव सर्वस्व सार तथा गंगा वाक्यावली शिव सिंह की पत्नी विश्वास देवी को समर्पित है और इन दोनों रचनाओं की भाषा भी संस्कृत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विद्यापति की रचना है दान वाक्यावली, शिव सर्वस्व सार तथा गंगा वाक्यावली, इन तीनों रचनाओं की भाषा यहाँ संस्कृत है। और कीर्ति पताका जो रचना है वो शिव सिंह को समर्पित है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। शिव सर्वस्व सार तथा गंगा वाक्यावली जो है वो शिव सिंह की पत्नी विश्वास देवी को समर्पित है और कीर्ति पताका जो है वो शिव सिंह को समर्पित है और कीर्ति पताका की भाषा है अवहट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से विद्यापति की पदावली अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कवि का मन वह्या संधि के चित्रण में विशेष रमा है। कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है विश्वनाथ त्रिपाठी का। एक बार पुनः इसे पढ़ेंगे। काव्य उत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से विद्यापति की पदावली अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। कवि का मन वह्या संधि के चित्रण में विशेष रमा है। कथन किस विद्वान का है? यह कथन विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति की रचना गोरक्ष विजय में कितने अंक हैं? विद्यापति की रचना गोरक्ष विजय में कितने अंक हैं? तो 1 अंक है। यहाँ पर देखिए नोट करा है मैंने कि गोरक्ष विजय की विधा नाटक है। ये नाटक है एक और इसकी भाषा मिश्रित है, यानी कि इसमें संस्कृत, प्राकृत और मैथिली इन 3 भाषाओं का समावेश है। संस्कृत भाषा जो थी वो उच्च वर्ग के पात्रों की भाषा थी, क्योंकि ये नाटक है और संस्कृत इसमें किस उच्च वर्ग के जो पात्र थे वो संस्कृत भाषा में बोलते थे और प्राकृत जो था वो निम्न वर्ग के पात्रों की भाषा थी तथा मैथिली जो इसमें भाषा है उस भाषा में गीत लिखे गए थे। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से पॉइंट। इस प्रकार आप भी जैसे क्वेश्चन जो होता है उसके अलावा जो उसमें ऑप्शन होते हैं अन्य, उसको भी आप नोट डाउन करते चलेंगे तो बहुत काफ़ी अच्छा हो जाता है और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं, जिससे कभी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन देखते हमें एकदम ध्यान आ जाता है। तो आप भी इस प्रकार से इसे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। कथन किस विद्वान का है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से विद्यापति का कोई प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। कथन किस विद्वान का है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। कथन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यह कथन है रामवृक्ष बेनीपुरी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हमें 3 कथन यहाँ पर याद हो जाएंगे और इनमें से एक कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, तो वो भी हम देखेंगे किसका है। तो चलिए, पहला कथन जो है, जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है।
तो यह कथन किसका है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए। अगला, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। अगला ऑप्शन है, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर घ है ये यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यह जो कथन है यह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो एक बार हम पुनः इसे देखेंगे। देखिए, विद्यापति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा था। तो पहला जो है यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आपको 3 कथन याद हो जाएंगे। तो जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो है इनको श्रृंगारिक कवि मानते थे, भक्त कवि नहीं मानते थे। ठीक है, यहाँ पर आप इसे नोट डाउन करेंगे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। यह कहना किसका था? यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। अगला जो इसमें ऑप्शन था, विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहाँ नहीं है। यह कथन रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको 4 कथन याद हो गए, जिसमें से 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के और 1 कथन जो है वह रामवृक्ष बेनीपुरी का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है, कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कथन याद करने का तरीका जो मुझे लगता है वो शायद यही है कि इसमें से कोई भी 1-2 पॉइंट आप यहाँ पर से 1-2 शब्द जो है उनको ध्यान रखिए, तो आपको कथन याद हो जाते हैं। और काफ़ी लंबे लंबे कथन होते हैं, तो इनको 1-2 शब्दों को 2-3 शब्दों को हमें ध्यान रखना होता है। तो उससे ऑप्शन देखते हमें याद आ जाता है कि यह किसका कथन होगा। एक बार पुनः इसे पढ़ लेते हैं। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के गीत काव्यों के अनुकरण पर ही शायद की गई हो। इनका माधुर्य अद्भुत है। कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग, यह कथन तो आप सबको पता होगा किसका है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किस आलोचक का है? तो आप बताइए किसका कथन है यह। फिर से पढ़ते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले विद्वान नहीं हैं। राम कुमार वर्मा इन्हें भक्त कवि नहीं मानते, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ये इन्हें श्रृंगारिक कवि मानते हैं। हम यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे। भक्त कवि मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं? बृजनंदन साय हैं, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बृजनंदन साय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। श्रृंगारिक कवि मानने वाले जो विद्वान हैं उनमें रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुभद्रा झा और हरप्रसाद शास्त्री। 3 राम तो आपको यहाँ पर याद रखने, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्रा झा तथा हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। श्रृंगारिक शब्द यहाँ पर थोड़ा गलत है, आप इसे सही कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है क्योंकि ऐसा ही लिखा जाता है वहाँ पर। तो आप श्रृंगारिक इस प्रकार से लिखेंगे।
चलिए, अब रहस्यवादी मानने वाले विद्वान कौन कौन है? जिन्होंने विद्यापति को रहस्यवादी माना है उनमें ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्रा, कुमार स्वामी, ये इन विद्वानों ने विद्यापति को रहस्यवादी माना है। ग्रियर्सन का नाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन मैंने यही लिया है कि विद्यापति को सबसे पहले रहस्यवादी कवि किसने माना? तो विद्यापति को सबसे पहले रहस्यवादी कवि जो माना है वो ग्रियर्सन ने माना है। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है? विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है? तो कीर्तिलता जो है वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है। और किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कीर्तिलता जो रचना है वह भृंग भृंगी संवाद के रूप में रचित है। आगे इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा शायद। इसमें 4 पल्लव हैं। इसमें कितने पल्लव हैं? कीर्तिलता में 4 पल्लव हैं। और भाषा कौन सी है? अवहट है। नोट, यहाँ पर कीर्तिलता में जौनपुर का भी वर्णन है। जौनपुर का वर्णन इसमें है। इसमें विद्यापति ने स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। कीर्ति सिंह का खेलन कवि अर्थात जो साथ साथ खेलने वाले, ठीक है, बचपन में साथ साथ जो खेले, इस प्रकार से कीर्ति सिंह को उन्होंने अपना खेलन कवि कहा है। अब यहाँ पर देखिए, भृंग भृंगी संवाद किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन करा है। मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे जो सर हैं वो ऑप्शन से भी हमें बताते थे, तो वो जो भी बोलते थे उसे मैं नोट डाउन करती चलती थी। तो ये आप लोगों के काफ़ी काम आएगा, आप भी इसे नोट डाउन करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालचंद्र बिज्जावाई भाषा दुहु नहीं लगाई दूजन हासा। बालचंद्र बिज्जावाई भाषा दुहु नहीं लगाई दूजन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? तो कीर्तिलता की पंक्ति है। बिज्जावाई यहाँ पर विद्यापति के लिए कहा है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की किस रचना में अपभ्रंश की पधड़िया शैली का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश की पधड़िया शैली का प्रयोग किस रचना में हुआ है? तो कीर्तिलता में हुआ है। विद्यापति के पिता की रचना कौन सी है? विद्यापति के पिता, सबसे पहले तो विद्यापति के, चलो मैंने लिखा ही है यहाँ पर, विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इनकी रचना जो थी गंगा भक्ति तरंगिणी। विद्यापति के पिता की रचना गंगा भक्ति तरंगिणी और पिता का नाम था गणपति ठाकुर। और आप लोग कमेंट में बताएंगे इनकी माता का क्या नाम था, क्योंकि हमने पिछली वीडियो जो थी उसमें इनकी माता का नाम देखा था। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि इनकी माता का क्या नाम था। इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। किनको? गणपति ठाकुर जी जो उनके पिता थे उनको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यापति की अवहट में रचित रचना कौन सी है? अवहट में रचित रचना इनकी कौन सी है? तो कीर्तिलता व कीर्तिपता का 2 रचना जो है वो अवहट में रचित है। और पदावली किस भाषा में रचित है? पदावली मैथिली में है। और हमने पीछे पढ़ा था कि दान वाक्यावली, सेव सर्वस्व स्वार और गंगा वाक्यावली जो है वह संस्कृत में रचित है। और यहाँ पर 2 रचना और हमको मिलती हैं। विद्यापति की रचना लिखनावली, वर्णकृत्य, ये दोनों रचनाएं भी संस्कृत में हैं। तो यहाँ पर संस्कृत में रचित रचना आपके पास कितनी हो गई? 5 रचनाएं हो गई। आप उनको बार बार दोहराएं तो ये आपको याद हो जाएंगी। चलिए एक बार मेरे साथ देखें। दान वाक्यावली, सेव सर्वस्व स्वार, गंगा वाक्यावली, लिखनावली और वर्णकृत्य, ये 5 रचनाएं संस्कृत में है। कीर्तिलता कीर्तिपता का अवहट भाषा में है और पदावली जो है वो मैथिली भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ? इस वया संधि में ईश्वर संधि कहाँ? सत्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। कथन किस आलोचक का है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कथन थे वही मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप इन सबको नोट डाउन अवश्य करें। ये आप देखेंगे कि एग्जाम में यहाँ पर से कोई ना एक कथन तो अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए
बताइए यह कथन किसका है। एक बार फिर पुनः इसको पढ़ें। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ, इस वह्या संधि में ईश्वर संधि कहाँ, सत्य स्नाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ, उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। कथन किस आलोचक का है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि यह जो है इसमें विद्यापति को भक्त कवि नहीं माना गया है, बल्कि श्रृंगारिकता की तरफ संकेत किया गया है। तो यह कथन किसका होगा। देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी जो है इनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो यह कथन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति का संसार ही दूसरा है, वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कूजन करती हैं, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते, राधा रात भर जगा करती है, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है, कथन किस विद्वान का है। तो यहाँ पर भी आपको पढ़ के लग रहा होगा कि यहाँ पर भी श्रृंगारिकता की बात हो रही है। तो यह कथन किसका होगा, यह भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है। तो चलिए इस प्रकार से आगे देखते हैं। मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मय भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचना में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्योपभोग की ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। यह कथन किसका है। तो मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश। यहाँ से आप इस कथन को याद रखेंगे कि यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, उन्होंने पदावली के विषय में कहा है। यह कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति के संबंध में कौन सा कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का नहीं है। अब यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह के आपको 3 कथन याद होने वाले हैं और एक अन्य कथन भी हम देखेंगे किसका नहीं है। देखिए पहला है, विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना भक्तों की तरह दिव्य। विद्यापति की उपमाएं अनूठी और अछूती हैं। विद्यापति की उपमाएं अनूठी और अछूती हैं। उनकी उत्प्रेक्षाएं कल्पना के उत्कृष्ट विकास का उदाहरण है। तो यहाँ पर कौन सा कथन विद्यापति का नहीं है देखना है। तो जो घ वाला ऑप्शन है यह किसका कथन है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी का कथन है। एक बार हम फिर से विद्यापति बच्चन सिंह के कथनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं और तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कथन ध्यान रखेंगे बच्चन सिंह का है। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। यह कथन विद्यापति का बच्चन सिंह का है, विद्यापति की के विषय में। विद्यापति का प्रेम ना तो रोमांटिकों की तरह वायवीय है और ना भक्तों की तरह दिव्य। यह कथन भी बच्चन सिंह का है। और विद्यापति की उपमाएं अनूठी और अछूती हैं, उनकी उत्प्रेक्षाएं कल्पना के उत्कृष्ट विकास का उदाहरण है। यह कथन रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो यहाँ पर हमें 4 कथन याद हो जाते हैं इस प्रकार से। आप भी इन्हें नोट डाउन अवश्य करें, काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, राउलवेल का प्रकाशन भारतीय विद्या भवन से किसने करवाया था। तो राउलवेल का प्रकाशन जो है भारतीय विद्या भवन से डॉक्टर भयाणी ने करवाया था। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो पर बने हुए हैं तो आपको भी क्वेश्चन पढ़कर इसका लेवल पता चल रहा होगा कि कितने इम्पोर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इन्हें नोट डाउन करते अवश्य चलें और आप देखेंगे कि इस टॉपिक के यह टॉपिक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ही पूरा कवर हो जाएगा आपका और आपको पढ़कर काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो
चलिए, राउल वेल का प्रकाशन भारतीय विद्या भवन से किसने करवाया था? तो डॉक्टर भयाणी ने करवाया था। इसमें हम देख लेंगे, समय इसका 10वीं शताब्दी है और रचनाकार कौन है? राउल वेल के रोड़ा कवि हैं। समय इम्पोर्टेंट है, समय राउल वेल का कब है? 10वीं शताब्दी। रचनाकार हैं इसके रोड़ा कवि। इसकी जानकारी जो है सबसे पहले किसने दी थी? तो जेम्स टाड ने दी थी। इसमें कलचुरी ये सर ने बोला था, तो मैंने इसे नोट डाउन किया था यहाँ पर। देखिए, इसमें कलचुरी राजवंश की किसी शासक की किसी 7 राज नायिकाओं का चित्रण है। पहली नायिका जो थी इसमें महाराष्ट्रियन थी। तो इम्पोर्टेंट लगा मुझे, मैंने नोट डाउन कर लिया। आपको भी अगर लगता है तो आप भी नोट डाउन करें इसे। हिंदी में नक्सिक परंपरा की पहली रचना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी में नक्सिक परंपरा की पहली रचना कौन सी है? राउल वेल है। और संस्कृत में इसका नाम मिलता है राजपुर विलास। राउल वेल का नाम संस्कृत में क्या था? राजपुर विलास है। वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में रखी हुई है। राउल वेल की जो प्रति हैं वो कहाँ पर रखी हैं? तो मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में यह रखी हुई है। चंपू परंपरा की पहली रचना है, तो आप सबको पता ही है। बसंत विलास का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो बसंत विलास जो रचना है इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था 1952 ईस्वी में हाजी स्मारक ग्रंथ में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में और हाजी स्मारक ग्रंथ में हुआ। प्रथम संपादक इसके थे केशवलाल हरसाद राय ध्रुव। प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय ध्रुव थे और द्वितीय संपादक जो थे माता प्रसाद गुप्त थे। रचनाकाल बसंत विलास का अज्ञात है। प्रथम संपादक केशवलाल हरसाद राय ध्रुव थे और द्वितीय संपादक माता प्रसाद गुप्त थे। तो माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह जो है वो 13वीं शताब्दी की रचना, बसंत विलास को माता प्रसाद गुप्त किस 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं, जबकि इसका रचनाकाल जो है वो अज्ञात है। लेकिन माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह जो रचना है वो 13वीं शताब्दी की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बसंत विलास के कितने छंद उपलब्ध हैं? तो बसंत विलास के जो है वो 84 छंद उपलब्ध हैं। यह पंक्तियां आ गई बसंत विलास से। एणी परी कोयली कुजई पुजाई युवती मंडोर विधुर वियोगिनी धुजई पुजई मयण किशोर। किस रचना की पंक्तियां? तो बसंत विलास से ली गई पंक्तियां हैं। फिर से देखेंगे, एणी परी कोयली कुजई पुजाई युवती मंडोर विधुर वियोगिनी धुजाई पुजाई मयण किशोर। किस रचना की पंक्तियां हैं? बसंत विलास की। ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार कौन हैं? ढोला मारूरा दुहा के रचनाकार हैं कल्लोल। संपादन जो किया था इसका सूर्यकारण पारिक ने, नरोत्तम स्वामी ने और राम सिंह, इन तीनों ने इसका संपादन किया था। 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशन किया। 1934 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशन किया था। रचना काल क्या है ढोला मारूरा दुआ का? 1473 ईस्वी। 1473 ईस्वी रचना काल है। संकलन करता है इसके कुशल लाभ। संकलन वर्ष कब है? 1561 ईस्वी। संकलन करता कुशल लाभ, संकलन वर्ष 1561 ईस्वी। पहली पत्नी जो थी इनकी मारवाड़ी थी और जो कि नायिका भी है, और दूसरी पत्नी मालवड़ी सह नायिका है। चलिए इतना इस रचना के विषय में, ढोला मारूरा दुआ के विषय में हमने देखा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ढोला मारूरी चौपाई के रचनाकार हैं। तो ये उसी की तर्ज पर लिखी गई है। ढोला मारूरा दुहा जो है वो कल्लोल की है और ढोला मारूरी चौपाई के रचनाकार कुशल लाभ हैं 1620 ईस्वी। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ढोला मारूरा दुहा थी उसके संकलनकर्ता जो थे वो कुशल लाभ थे और जबकि रचनाकार जो थे वो कल्लोल थे यहाँ पर। और यहाँ ध्यान देंगे कि ढोला मारूरी चौपाई के रचनाकार जो है वो कुशल लाभ है 1620 ईस्वी। वह ढोला मारूरा दोहा है, यानी वो दोहे में लिखा गया है और ये चौपाई में लिखी गई रचना है। तो इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ 1620 ईस्वी और ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल हैं और उसका समय है 1473 ईस्वी। ये ध्यान देंगे। किसने राउलवेल की भाषा को दक्षिणी कोसली कहा है? राउलवेल की भाषा को दक्षिण कोसली कहने वाले हैं माता प्रसाद गुप्त। किसने राउलवेल, यहाँ पर गलत हुआ है इसे सही कर लेंगे।
ये पूरा ही गलत है, राउल आएगा। राउलवेल में 6 भाषाओं का प्रयोग स्वीकार किया। राउलवेल में 6 भाषाओं का प्रयोग किसने स्वीकार किया था? डॉक्टर भयाणी ने। अब वो 6 भाषा कौन कौन सी थी वो भी आप नोट डाउन करें। अवधी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, पश्चिमी हिंदी और मालवी। इन 6 भाषाओं को डॉक्टर भयाणी ने राउलवेल में 6 भाषाओं का प्रयोग स्वीकार किया। अवधी, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, पश्चिमी हिंदी और मालवी। अगला क्वेश्चन, चू मन तूतीय हिंदम अर रास्त पुरुषी चे मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये जो है अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। उन्होंने अपने को हिंद की तूती कहा है। तो इस पंक्ति के माध्यम से हम यहाँ पर जान सकते हैं, और आपको ये शब्द मिल ही रहा है यहाँ पर देखने को। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है, जो हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए ने ना बनाए बतियां, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए मैंने नोट किया था, फारसी प्लस अवधी दोनों भाषाओं को मिलाकर छंद रचने वाले आदिकाल के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। इन्होंने फारसी और अवधी इन दोनों भाषाओं को मिलाकर छंद की रचना की है, और आदिकाल के ये पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने फारसी और अवधी दोनों भाषाओं को मिलाकर छंद की रचना की। तो अमीर खुसरो का नाम यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संदेश रासक का रचनाकाल है। तो संदेश रासक का रचनाकाल जो है 11वीं शताब्दी है। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य डॉक्टर कत्रे ने माना। किसका? संदेश रासक का समय जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 11वीं शताब्दी मानते हैं, और 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य जो माना था डॉक्टर कत्रे ने माना था। ये जो भी ऑप्शन थे मैंने वो लिख लिए कि किसने कब माना है। अगला जो है देखिए, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य मुनि जिन विजय ने माना, और विक्रम संवत 1400 के आसपास कौन मानते हैं? अगरचंद नाहटा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य डॉक्टर कत्रे ने माना, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य मुनि जिन विजय ने माना, विक्रम संवत 1400 के आसपास जो है अगरचंद नाहटा ने माना। और अगला क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ पर, संदेश रासक का काव्य रूप खंड काव्य है। संदेश रासक का जो काव्य रूप है वो कैसा है? खंड काव्य है। 3 सर्ग हैं इसमें, और सर्गों को क्या कहा गया है? 3 सर्ग हैं, सर्गों को परक्रम कहा गया है। 223 छंद इसमें हैं। मुख्य छंद कौन सा है? रासक है। प्रधान रस इसमें वियोग श्रृंगार है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा, तो आप देखेंगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और आदिकालीन एक पार्ट शायद और अभी इसका लेकर के आऊँगी मैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो हम सब मिलकर यहाँ पर हिंदी प्रवक्ता की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। और आप लोगों का अगर कमेंट आता है, अच्छे कमेंट आते हैं, तो मैं अपने नोट्स जो बनाए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक एक टॉपिक वाइज हम पूरा अपना हिंदी प्रवक्ता के जो सिलेबस है उसे हम टॉपिक वाइज यहाँ पर कवर करेंगे इस चैनल पर। तो आप सब जुड़े रहें, और अगर आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए। ठीक है, तो आज की वीडियो पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।